स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अकाउंटेंसी आपके लिए क्यों जरूरी है, कैसे वर्क करता है, कैसे इंफॉर्मेशन को आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उसके लिमिटेशंस थी, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। वो जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वहां देखी थी, उनके अलावा भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर के लिए और ज्यादा यूजफुल बनाने में हेल्प करता है। इसी में फर्स्ट हम लोग बात करें अगर, तो सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को और इनहेंस कर देता है और इंक्रीज कर देता है, जिससे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसी में फर्स्ट हम लोग बात करते हैं रियलाइबिलिटी। रियलाइबिलिटी मींस होता है रियल, और रियल इन द सेंस फैक्चुअल। फैक्चुअल इन द सेंस जो फैक्ट पे डिपेंड हो, किसी इवेंट पे डिपेंड हो, या फिर वेरीफाइबल। फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज किया बिजनेस के लिए, आपने उसको बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दिया। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तब तक रियल नहीं मानी जाएगी जब तक आपके पास उस परचेज से रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं हो। प्रूफ मतलब आपके पास कोई परचेज इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने सेल किया है तो आपके पास कोई सेल्स इनवॉइस, सेल्स का बिल होना चाहिए। अगर आपने कैश एक्सचेंज किया है तो आपके पास कैश को एक्सचेंज करने से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कैश मेमो हो गया। अगर आपने चेक से कैश एक्सचेंज किया है तो आपके पास चेक का रिसिप्ट होना चाहिए, चेक की कॉपी होनी चाहिए। तो ये सब आपके पास प्रूफ होता है। कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रूफ का होना जरूरी है। प्रूफ इन द सेंस जो कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो किसी डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो सके, उसको आप प्रूफ का नेम दे सकते हैं। परचेज कर रहे हैं, परचेज के साथ में आप बिल लेके आ गए शॉपकीपर से, या परचेज कर रहे हैं आपने सेलर को परचेज किया शॉपकीपर से और आप उसका बिल लेके आ गए, तो वो बिल आपके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उस डॉक्यूमेंट से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये परचेज एग्जैक्टली था या नहीं। अगर ये क्वालिटी यहाँ पे नहीं होती है तो कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेसमैन किसी भी तरह के फेक ट्रांजेक्शन को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर सकता है और उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को इनहेंस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो क्या ये ठीक है? नहीं। तो इससे बचने के लिए, इस फ्रॉड से बचने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का फैक्ट पे डिपेंड होना जरूरी है, रियल होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन आप अकाउंट्स में नोट कर रहे हैं वो की सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। अगर आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट या उससे रिलेटेड कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लीगली उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो फैक्ट पे डिपेंड होनी चाहिए, किसी इवेंट या किसी ट्रांजेक्शन पे डिपेंड होनी चाहिए। सेकंड, रिलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। इट मस्ट हेल्प टू इंटरनल एक्सटर्नल यूजर। फॉर एग्जांपल, आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं और फर्नीचर से रिलेटेड एक भी रिकॉर्ड आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नोट नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा आप सारे रिकॉर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नोट कर रहे हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न किससे होगा? आपकी बिजनेस की एक्टिविटी से। बिजनेस की एक्टिविटी क्या है? फर्नीचर का बिजनेस आप कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेज करना, सेल्स करना, ये आपके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो जो भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स क्या करते हैं? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक ही तो करेंगे। चेक करके उससे जो भी आपकी नीड्स होंगी या जो भी डिमांड्स होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रिसीव कर लेंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, और एक्यूरेसी के लिए रिलेवेंस कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होना जरूरी है। रिलेवेंस इन द सेंस इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अदर देन ऑब्जेक्टिव अगर आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, और ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी बेनिफिट नहीं होगा। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज क्यों करते हैं? इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग।
हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि एक्सटर्नल यूजर्स आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं किसके बेस पे, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर, आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखकर। तो बिजनेस का परफॉर्मेंस आप शो कैसे करेंगे? आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड, वो रिलेटेड होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव से। अंडरस्टैंडेबिलिटी ये भी आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी लैंग्वेज और ऐसे मैनर में, ऐसे सब्सिक्वेंट मैनर में रेडी करें, इजी मैनर में रेडी करें जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। इवन जो पर्सन अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के रूल एंड रेगुलेशंस भी नहीं जानता हो, उसको नॉलेज नहीं हो, वो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखकर बेसिक नॉलेज वहां से रिसीव कर सके। ऐसे आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसमें एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबिलिटी, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड लॉजिकल वे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं अपनी बुक्स में, अपने अकाउंट में, वो कैसा होना चाहिए? सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। सिंपल, कोई भी कॉमन जो लैंग्वेज है, वो हम लोग जो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं, उसमें प्रिपेयर होना चाहिए। एंड लॉजिकल मैनर, एक लॉजिकल मैनर में स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर होना जरूरी है। यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इजीली। इससे इंफॉर्मेशन, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे इजी हो जाएगा यूजर्स को वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना, और जितना इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी होगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, उतना ही इजी आपके साथ यूजर्स ऐड हो जाएंगे, चाहे वो इंटरनल यूजर हो चाहे एक्सटर्नल यूजर हो। कंपैरेबिलिटी, बिल्कुल कंपैरेबिलिटी मींस एनालिसिस। कंपैरेबिलिटी मींस एनालिसिस। एनालिसिस मींस आपने 10th में FA1, FA2 ये सब दिया। FA1 में आपके 9 मार्क आए आउट ऑफ 10। ऐसे FA2 में आपके 8.5 मार्क आए आउट ऑफ 10। अब आप क्या करें? अब आप नेक्स्ट एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करें, इसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कैसे कि फर्स्ट FA में आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो 9 मार्क्स थी, दैट मीन 90%। और सेकंड जो भी इंफॉर्मेशन, जब सेकंड जो भी आपका टेस्ट हुआ उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो है 85%। दैट मीन आप ये कह सकते हैं एनालाइज करके दोनों इंफॉर्मेशन को कि हाँ, प्रीवियस ईयर की जो प्रीवियस टेस्ट का इंफॉर्मेशन या प्रीवियस टेस्ट का जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो करंट टेस्ट से ज्यादा एक्यूरेट था और ज्यादा ग्रेट था। अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? आपने क्या किया? आपने नेक्स्ट टेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म यानी FA1 और FA2 फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स को एनालाइज करा, एनालाइज करके अपनी एक्टिविटी एनालाइज की कि कौन से ऐसे रीजंस हैं कि मार्क्स कम हो गए। यही कंपेरेबिलिटी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की होनी जरूरी है। प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड और करंट ईयर का रिकॉर्ड अगर आप कंपेयर कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए यूजफुल है। अगर आप उसे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा कहीं ना कहीं। एनालिसिस फ्रॉम प्रेजेंट एंड पास्ट इंफॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस, बिल्कुल आपकी कंपेरेबिलिटी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये बताता है, वो ये हेल्प करता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसमें एनालाइज करके आप अपने नेक्स्ट यानी फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी रेडी कर सकते हैं। इसके लिए वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है। Profitability and financial position may be compared with other business or similar type। जरूरी नहीं है कि आप केवल अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस और प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करने की एबिलिटी रखते हो। इवन अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है और आपका नेबर जो भी फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, आप अपने बिजनेस को और सेम सिमिलर टाइप के बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कम क्यों है और उसका प्रॉफिट ज्यादा क्यों है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर आप कंपेयर एबिलिटी क्वालिटी जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर आप कंपेयर एबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व है तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बहुत जरूरी होती है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मोर यूजफुल बना देती है उसके यूजर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन है जो भी आप फ्यूचर में अकाउंटिंग करने वाले हैं। इवन नॉट ओनली 11 ऑल्सो 12 आपकी BCom MCom सब लेवल पे आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप अकाउंट्स को या अकाउंटेंसी की जो क्वेश्चंस है या उनकी जो टर्मिनोलॉजी है या उनके जो इवन लैंग्वेज है वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटिटी। व्हाट इज इट मीन बाय एंटिटी? एंटिटी मींस यू कैन सी यूनिट।
यहाँ पे यूनिट क्या है? यहाँ पर इन आई ऑफ लॉ, इन आई ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के नेचर में, अकाउंट्स के लैंग्वेज में हम लोग यूनिट कहते हैं पर्सन को, फर्म को, कंपनी को, बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपकीपर हैं, आप शॉप रन कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस एक सिंगल यूनिट होगी। मैं बिजनेस चला रहा हूं आप ही के पास में, तो हम लोग दोनों अलग अलग बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हम लोग डबल यूनिट हो गए। इवन कोई थर्ड पार्टी है जो फर्म इन द सेंस व्हेन टू एंड मोर पर्संस कम्स टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस, इवन यू कैन से फर्म। सो दैट काइंड ऑफ बिजनेस, इवन बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप यू कैन से, पर्सन यू कैन से, कंपनी यू कैन से, इवन यू कैन से ऑल्सो फर्म। ये सब इंडिविजुअली एक यूनिट यानी एक एंटिटी इनको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं। इट इज इकोनॉमिक यूनिट फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। एंटिटी मींस ऐसी इकोनॉमिक यूनिट, अब वो इकोनॉमिक यूनिट कोई सी भी हो सकती है, चाहे एक पर्सन बिजनेस कर रहा हो, चाहे आप दो पर्सन को मिला के फॉर्म बना रहे हो, या कोई बड़ा आपके पास में कोई बड़े स्टेक होल्डर्स हो, बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स हो, बहुत सारे पर्सन मिलकर एक बिजनेस बना रहे हैं, तो आप उसे कंपनी कह सकते हैं। तो ये जो आप इनको हम लोग क्या नाम देंगे? इकोनॉमिक यूनिट। ये जो इकोनॉमिक यूनिट परफॉर्म होती है, फॉर्म होती है, ये किस लिए फॉर्म होती है? फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम। इवन यू कैन से दैट एनी इकोनॉमिक unit which we are going to start and which we have been already started for earning profit only or loss, even you can say, so that's called a entity in accounting language. Transactions, what does it mean by transactions? आपको पेन चाहिए, हम लोग एक कॉमन सेंस पे बात कर लेते हैं। आपको पेन चाहिए, आप शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने आपको पेन दिया और आपने शॉपकीपर को कंसिडरेशन के नाम पे 10 रुपीज दे दिया, 20 रुपीज दे दिया, जितना का भी वो पेन था। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मनी एक्सचेंज हुआ, आपने शॉपकीपर को मनी दी, लेकिन शॉपकीपर ने बदले में आपको क्या दिया? व्हाट ही गिव यू समथिंग इन रिटर्न, उसने रिटर्न में दिया आपको पेन। तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड थी, यहाँ पे जो आपकी कंजम्पशन थी, वो आपने रिसीव कर ली, वो आपने खरीद लिया मनी देकर। तो ये जो मनी का एक्सचेंज हुआ और आपको बदले में कुछ मिल गया, और शॉपकीपर ने पेन दिया, उसको भी बदले में कुछ मिल गया। तो यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है, वो मनी टर्म में अगर हो रहा है तो आप उसे कहेंगे ट्रांजेक्शन। बट इट मस्ट बी रिलेटेड टू योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो। सो यू कैन सी ट्रांजेक्शंस मीन एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर सम कंसिडरेशन। शॉपकीपर के पास गए, आपने पेन परचेज किया, उसने आपको पेन दिया, आपने उसको मनी दे दिया, तो मनी एक्सचेंज हो गया। बदले में क्या मिला आपको? फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपके लिए क्या था? वो पीस ऑफ पेन आपके लिए कंसिडरेशन था। तो ये जो आपने इवेंट किया, ये जो आपने एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, अभी मैंने बताया आपको। रिसीप्ट ऑफ मनी, आपने परचेज किया, आपकी साइड से ट्रांजेक्शन हो गया। इवन रिसीप्ट ऑफ मनी, जो शॉपकीपर है उसने क्या किया? रिसीव किया, तो उसकी साइड से ट्रांजेक्शन हो गया। पेमेंट टू क्रेडिटर, जो भी आप क्रेडिटर से आप उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी क्या है आपके लिए? ट्रांजेक्शन। बट उसमें क्या होना चाहिए? मनी वर्थ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मनी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कैपिटल। कैश और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, यू कैन से कैपिटल। What does it mean by capital? Capital in the sense anything which we going to invest and which we have already been invested in the business, you can say it capital. कैपिटल मतलब ये होता है कि आप बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आप बिजनेस को चलाने के लिए कैश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बिजनेस को चलाने के लिए कोई फर्नीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप बिजनेस को चलाने के लिए कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे किसी एसेट्स के फॉर्म में हो, चाहे फर्नीचर, मशीनरी, कुछ भी आप उसमें लगा सकते हैं। बिजनेस शॉप खोलने के लिए आपने टेलीफोन लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, वो सब उसमें क्या माना जाएगा? कैपिटल माना जाएगा। तो जो भी आप बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो सब कैपिटल होता है। कैपिटल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी एसेट्स टर्म और लायबिलिटी टर्म क्या है, इस पे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेल्स में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर फॉर अ प्राइस। सेल इन द सेंस आप शॉपकीपर हैं, स्टेशनरी के शॉपकीपर, आप स्टेशनरी सेल करते हैं, तो आपके लिए सेल क्या है? जब आप जो गुड्स परचेज करके लाए हैं, क्यों? सेल्फ यूज के लिए नहीं, आप वो जो गुड्स परचेज, वो जो स्टेशनरी मार्केट से परचेज करके लाए हैं फॉर द रीसेल पर्पस। आप उसको किस लिए परचेज करके लेके आए? रीसेल पर्पस के लिए। तो गुड्स विच यू हैव परचेज फॉर रीसेल पर्पस,
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अब आपने क्या किया, जो गुड्स आप परचेज करके लेके आए हैं रीसेल करने के लिए, मैं स्टेशनरी खरीद के लिया है, मार्कर ले आया, पेन ले आया, कॉपीज ले आया, क्यों, रीसेल करने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को, दैट मीन यू आर ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। आपने कस्टमर को क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया उसकी ओनरशिप। जब तक आपके पास था तब तक आप उसके ओनर थे, जैसे आपने कस्टमर को दिया कस्टमर उसका ओनर हो गया, लेकिन बदले में आपको क्या मिलना चाहिए, कोई अमाउंट देकर, अमाउंट रिसीव करके अगर आप अपने गुड्स की ओनरशिप को कस्टमर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल। बट सेल इन नेवर यूज फॉर द अकाउंटिंग टर्म है, सेल इज नेवर यूज फॉर सेल ऑफ असेट्स। व्हाट इज इट मीन बाय सेल ऑफ असेट्स? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप टेलीविजन सेल करते हैं, राइट? टेलीविजन सेल करते हैं, आपने अपनी शॉप पर लॉट्स ऑफ पीसेस टेलीविजन आपने रखे हुए हैं और वो टेलीविजन आप सेल कर रहे हैं। वो टेलीविजन आप क्यों लेके आए, आप रीसेल करने के लेके आए। तो जो भी गुड्स आपके पास में है रीसेल के लिए, अगर आपने उसकी ओनरशिप, आपने उसको कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर ने आपको अमाउंट दे दिया और वो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया, अब वो गुड्स कस्टमर को ट्रांसफर हो गया, आप उसके ओनर नहीं रहे, तो आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, तो उसको आप सेल करेंगे। लेकिन जो घर पर आप टीवी यूज कर रहे हैं, क्या आप उसको रीसेल करने के लिए लेके आए, क्या आप उसको फिर से बेचने के लिए लेके आए? नहीं, आप उसको अपने सेट्स, अपने यूज, अपने हाउस होल्ड यूज के लिए लेके आए, अपने सेल्फ पर्पस के लिए लेके आए। अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, वो जो टेलीविजन है, अब आपका वो बिजनेस गुड्स नहीं है, वो क्या है, आपकी असेट्स। अगर आप घर पे रखे हुए उस टेलीविजन को सेल करके इनकम अर्न कर रहे हैं तो आप उसको सेल नहीं करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो टेलीविजन आपने शॉप पे लाकर रखा बेचने के लिए, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं वही आपके सेल में काउंट होगा। लेकिन जो टेलीविजन आपने अपने घर पर यूज किया हुआ है वो अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो आपके सेल में काउंट नहीं होगा। क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जो शॉप पे आपने टेलीविजन रखा वो बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस क्या है आपका, टेलीविजन को परचेज और सेल करना। लेकिन आपने जो घर पे टेलीविजन रखा है वो आपका बिजनेस पर्पस नहीं है, वो सेल्फ यूज है। तो ये दोनों में डिफरेंस को आपको जज करना आना चाहिए। सेल्स रिटर्न, अब जो टेलीविजन आपने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने किसी भी वे में या किसी भी बात पर वो डिफेक्टिव हो गया या किसी भी तरह से कलर उसको पसंद नहीं आया, उसका मैकेनिज्म पसंद नहीं आया, कस्टमर ने आपको फिर से रिटर्न कर दिया। तो जो गुड्स एज अ शॉपकीपर आपने सेल किया था वही सेल आपके पास रिटर्न हो गया। तो सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर टू द सेलर, आप उसको कहेंगे सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें मुझे लगता है नहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, रेवेन्यू एंड इनकम। देखने में लगे तो दोनों एक जैसे मीन निकल रहा है, रेवेन्यू भी इनकम है और इनकम भी रेवेन्यू है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज इक्वल रेवेन्यू, यानी जो आप गुड्स को सेल करके अमाउंट रिसीव करते हैं उसको आप रेवेन्यू कहते हैं। इनकम का मतलब क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल इनकम। क्या मतलब है इसका? हम लोग बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पेन पे ले लेते हैं, एक पेन है, आपने उसको प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस में जो भी आपने एक्सपेंस लगा दिया है, जो भी आपने अमाउंट लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस करने में अमाउंट लगा 10 रुपीज, लाइक एक पेन को बनाने में आपका अमाउंट लग गया 10 रुपीज। आपने इसको सोल्ड कर दिया 15 रुपीज, राइट? पेन को आपने प्रोड्यूस किया 10 रुपीज में और आपने सोल्ड कर दिया 15 रुपीज में। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज इक्वल रेवेन्यू, यानी आपने गुड्स को सेल करके जो अमाउंट रिसीव किया है 15 रुपीज, ये आपके लिए क्या है? रेवेन्यू। बट इनकम इज इक्वल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली आपने कितनी इनकम अर्न की? 15 में से 10 रुपीज तो आपने खर्च ही कर दिया, उसके अलावा तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू 15 रुपीज, एक्सपेंस मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आपने गुड्स सोल्ड किया उसकी कॉस्ट, यानी उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ? 10 रुपीज।
तो 15 रुपीज रेवेन्यू, 15 रुपीज माइनस एक्सपेंस 10 रुपीज इज इक्वल 5 रुपीज। ये 5 रुपीज आपके लिए इनकम है। डिफरेंस समझ में आया? इनकम आप ये कह सकते हैं एक तरह का प्रॉफिट जो आपने अपनी कॉस्ट से ज्यादा अर्न किया। बट रेवेन्यू क्या है? एग्जैक्टली जो आपने गुड सोल्ड किया, सोल्ड करने से जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ, अब वो ज्यादा है चाहे कम है मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपको सेल करने से जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ उस अमाउंट को आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू। बट आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितनी इनकम जनरेट की, तो आपने बताया इनकम कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस माइनस कर देंगे, 15 रुपीज आपने रिसीव किया लेकिन उसमें से 10 रुपीज तो आपने पॉकेट से खर्च ही कर दिया, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? ओनली 5 रुपीज यू हैव अर्न एक्स्ट्रा। तो आप इसको क्या कहेंगे? ये है आपके लिए इनकम। तो ये डिफरेंस है इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट आप इसको प्रॉफिट कह सकते हैं, ये इनकम कह दें या आप इसको प्रॉफिट कह दें। तो प्रॉफिट इज इक्वल टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो जो भी आपने सेल करने से रेवेन्यू अर्न किया उसमें से अगर आप एक्सपेंस जितना आपने खर्चा कर दिया उसको आप माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट है। ये हम लोग कॉमन बिहेवियर में भी यूज करते हैं, इस तरह की कैलकुलेशन हम लोग कॉमन बिहेवियर में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गेन क्या है। अब इन प्रॉफिट और गेन सर एक जैसे लगते हैं लेकिन नहीं, इवेंट वाइज दोनों में डिफरेंस है। गेन मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्रॉफिट और एडवांटेजेस। प्रॉफिट भी तो यही होता है सर, मॉनेटरी बेनिफिट्स ही होते हैं उसमें। लेकिन फ्रॉम इंसिडेंशियल इवेंट और ट्रांजेक्शन, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे आपने बेनिफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया, एडवांटेजेस अर्न किए, बट ड्यू टू अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट को अगर होने पे अगर आपने ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट अर्न किए तो आप उसको क्या कहेंगे? गेन। इवेंट मीन फॉर एग्जांपल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपका बिजनेस था, मैंने बताया आपको, आपका बिजनेस टीवी सेल करने का था, लेकिन घर पे रखा हुआ फर्नीचर थोड़ा पुराना हो गया, आपने उसको बेच दिया, तो ये क्या आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या था? टेलीविजन सेल करना। लेकिन आपके घर पे रखा हुआ वो जो फर्नीचर आपने सोल्ड कर दिया उससे जो आपने अमाउंट अर्न किया अब वो प्रॉफिट में और रेवेन्यू में काउंट नहीं होगा, वो आपके गेन में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल विनिंग कोर्ट केस और लॉटरी। कोई कोर्ट केस आपका पेंडिंग चल रहा था और आप वो जीत गए। कोई लॉटरी आपने खरीदा और आप उसको आप वो जीत गए, लॉटरी आपको मिल गई, तो क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। लेकिन फिर भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में दिखाएंगे? गेन की कैटेगरी में। इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर के जस्ट 500 मीटर आगे हाईवे बन गया, बड़ा सा हॉस्पिटल बन गया, कोई रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट वहां आ गया, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट वहां आ गया, एक इवेंट ऑकर हो गया। इस वजह से आपकी जो एसेट्स थी जो हर साल 1 लाख रुपीस इंक्रीज हो रही थी, अब उसमें रैपिड चेंज आएंगे, सुपर चेंजेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी एसेट्स 25 लाख की थी, जो आपका घर था वो 25 लाख का, अब तक कुछ नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट ईयर वो 26 लाख पे पहुंचेगा, फिर 27 पे पहुंचेगा, फिर 28 पे पहुंचेगा। लेकिन आपकी जो प्रेजेंट जो हाउस की कीमत है, जो आपका प्राइस है वो है 25 लाख। लेकिन उस प्रोजेक्ट, उस एयरपोर्ट, उस रेलवे स्टेशन, उस बस स्टैंड, उस बड़े से हॉस्पिटल की वजह से अब आपका जो बिजनेस है जो हर साल 1 लाख का इंक्रीमेंट शो कर रहा था, अब वो रैपिड चेंज हो जाएगा, उसमें वो 25 to 30 पहुंच जाएगा, 25 to 35 पहुंच जाएगा, फिर 25 to 28, 29 पहुंच जाएगा। तो ये एबनॉर्मल चेंजेस हैं। किस वजह से? नॉर्मल चेंजेस नहीं है, ये एबनॉर्मल चेंजेस है। तो अगर ऐसे चेंजेस किसी इवेंट की वजह से ऑकर होते हैं तो वो जो बेनिफिट आपने अर्न किया है उसको हम लोग प्रॉफिट नहीं कहके गेन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें लॉस। लॉस में रिवर्स कर, रेवेन्यू आपके पास में 10 है, एक्सपेंस आपने कॉस्ट लगा दी 12, तो जो डिफरेंस आया 12 रुपीज को आप पॉकेट से लगा चुके हैं, लेकिन सेल करने पे आपको केवल कितना रिसीव हुआ? केवल 10 रुपीज रिसीव हुआ। अब जो दोनों का डिफरेंस होगा वो हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग उसको इनकम नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लॉस। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लॉस इज इक्वल टोटल एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। लॉस इज इक्वल टोटल एक्सपेंस 12 माइनस
रेवेन्यू 10 इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉस। इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटीज अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट्स। लॉस मीन ऐसे फैक्ट या ऐसी एक्टिविटीज जिसके अगेंस्ट फर्म को बेनिफिट रिसीव नहीं कर पाती। ये 2 रुपीज है, इसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा फर्म को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। मतलब क्या है, लॉस ड्यू टू फायर। आपका बिजनेस गुड्स था, ये ए है, एक पर्सन है, उसका बिजनेस गुड्स था, शॉप था, शॉप पे फायर से शॉप ऑकर हो गई, शॉप पे फायर लग गया या आग से जल गई शॉप, उसमें उनका जो गुड्स था वो पूरा का पूरा लॉस हो गया, नुकसान हो गया। मीन ये कि वो जो बिजनेस गुड्स है वो उन्होंने सेल किया नहीं, लेकिन फिर भी उस इवेंट से, उस फैक्ट से, उस एक्सीडेंट से उनको लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो उस गुड से मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव नहीं कर सकते, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो इफ इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटीज अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट, मींस ऐसी एक्टिविटी जिसके अगेंस्ट फर्म कोई बेनिफिट रिसीव नहीं कर पा रही है। लॉस जल गया, गुड्स जल गया, उसके अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, गुड्स को रिसीव नहीं कर सकते। लॉस है, चोरी हो गया, कोई चुरा के ले गया, उसको आप कैसे सेल करोगे, पूरा का पूरा लॉस। आपने कुछ अगेंस्ट में बेनिफिट रिसीव किया ही नहीं, कुछ अमाउंट उसको बेच के पैसा कमाया ही नहीं, तो वो किस में काउंट होगा, लॉस में। ड्यू टू सम एक्सीडेंट इफ एनी काइंड ऑफ लॉस ऑकर्स, तो यू कैन से दैट इट इज अ लॉस। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट आपका टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट आपके अकाउंटिंग टर्म है, बहुत ज्यादा काम आएगी और आप नॉर्मल बिहेवियर में भी यूज करते हैं। कैसे? डिस्काउंट इन द सेंस रिबेट इन सेलिंग प्राइस। आप शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने कहा आपको कि 10 रुपीज का प्रोडक्ट है, आपने बोला नहीं 8 रुपीज में दे दो, उनको एग्री हो गए, आपने 2 रुपीज कम कर दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना था, 10 रुपीज, आपको उन्होंने कितना दे दिया, 8 में, यानी सेलिंग प्राइस में कम करके आपको सोल्ड कर दिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट कहेंगे। रिबेट इन सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कौन किसको देता है, सेलर टू कस्टमर। कभी सुना है आपने कस्टमर सेलर को डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं, हमेशा जो डिस्काउंट जाएगा ये एक्सेप्शनल केसेस में ये हो सकता है, बट फेवरेबल केसेस में सेलर टू कस्टमर ही रिबेट जाता है। रिबेट मींस डिक्रीमेंट इन सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस यानी सेलर किसी भी तरह से सेलिंग प्राइस को कम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट होता है कैसे, इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, हटा देता हूं इसे। फॉर एग्जाम्पल बायर तो शॉपकीपर के पास बुक परचेज, फ्रॉम बी। बी यहाँ पे कौन हो गया, सेलर। ए यहाँ पे कौन हो गया, बायर। सेलर जो है भी, उसने ऑफर किया बुक की जो लिस्ट प्राइस थी वो थी 100 रुपीज। सेलर ने लेस किया 10% डिस्काउंट, इसमें से लेस करके 10%, 10 रुपीज, और सेलर ने आपको ऑफर कर दिया ये बुक आपको कितने में पड़ेगी। ये बुक जो है वो एक को 90 रुपीज में वो ये उसको परचेज कर सकता है। इस सेलर ने क्या किया, उसको ऑफर कर दिया। ये क्या किया, उसने 10% ऑलरेडी लेस कर दिया, चाहे उसको सेलर ने ये नहीं कहा हो या नहीं कहा हो, उसने ऑलरेडी 10% लेस करके 90 में ऑफर कर दिया इसको बायर, इसने सेलर ने। अब बायर ने कहा ठीक है मेरे पास, उसने पॉकेट चेक किया, पॉकेट चेक करके पता चला उसके पास ऑलरेडी 80 रुपीज है, 80 रुपीज। उसने शॉपकीपर का एक काम करता हूँ, मैं कल आता हूँ 90 रुपीज ले। शॉपकीपर ने सोचा कि ये कल आएगा भी या नहीं आएगा, मेरी बुक जो अभी सेल हो रही है वो होगी भी या नहीं होगी। तो सेलर ने उसको कहा एक काम करो, आपके पास कितना है, मैंने कहा 80, तो 80 दे दो। और सेलर ने क्या किया, सेलर ने 90 जो ऑफर प्राइस थी उस बुक को उसने क्या कर दिया, 80 में सोल्ड कर दिया बायर, और ए ने उसको पेड कर दिया 80 रुपीज।
अब सेलर ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे फिर से सेलर ने ₹10 लेस कर दिया, डबल उसने लेस किए। एक बार तो यहाँ बिना गए उसने लेस करके ऑफर कर दिया 90 रुपीज में, एक यहाँ उसको और 10 रुपीज लेस करने पड़ गए और उसने क्या किया 80 रुपीज में सोल्ड कर दिया और ये उसको क्या किया परचेज कर दिया, राइट। अब जो सेलिंग प्राइस यानी लिस्ट प्राइस में जो अमाउंट रिबेट यानी जो भी अमाउंट डिक्रीज हुआ डिडक्ट हुआ वो कितना हुआ, एक ये अमाउंट डिडक्ट हुआ और एक ये अमाउंट डिडक्ट हुआ सेलिंग प्राइस में यानी लिस्ट प्राइस में। तो लिस्ट प्राइस में जो भी डिडक्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट दोनों डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट, तो दो डिस्काउंट इसको क्या नाम देंगे और इसको हम लोग क्या नाम देंगे उसमें ट्रेड डिस्काउंट मींस अ रिबेट अलाउड एट अ फिक्स्ड प्राइस टू कस्टमर ऑन लिस्ट प्राइस, यानी यहाँ पर फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड प्राइस से ऑफर कर दिया उसने, किसने सेलर ने ऑलरेडी एक फिक्स्ड परसेंटेज से अमाउंट लेस करके बता दिया 90 में ऑफर कर दिया, यहाँ पे उसको बायर को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो 10% लेस किया कहाँ से लेस किया, इसको मैन्युफैक्चरर से मिलता है, ये जो 10% लेस करने का राइट मिलता है ये मैन्युफैक्चरर से उसको मिलता है कि वो 10% लेस करके ऑफर कर सकता है, 90 में ऑफर कर दिया। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट और इसको बुक्स में शो नहीं करते। अब बुक्स में शो नहीं करने का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग आगे के प्रोसेस में बात करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कैश डिस्काउंट पे हम बात करें, रिबेट अलाउड टू कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यहाँ पे 90 पे सेलर ने ऑफर किया, कस्टमर ने मना किया मेरे पास 80 नहीं है मैं कल आता हूँ, तो कस्टमर को क्या किया उसने सेलर ने ऑफर किया चलो ठीक है तुम 80 दे जाओ, पता नहीं कल आओगी या नहीं आओगी, मेरी बुक सेल होगी या नहीं होगी, तुम तो 80 दे जाओ, और उसने बुक उसको दे दी। क्या किया, हो सकता है वो कस्टमर नहीं लौट किया और उसको अमाउंट रिसीव नहीं होता, तो अभी उसने क्या किया क्विकली अमाउंट रिसीव करने के लिए 90 की जगह ठीक है 80 तो रिसीव हो रहा है, उसका अमाउंट तो रोटेट हो रहा है, उसका गुड्स तो रोटेट हो रहा है, गुड्स बेच दिया, वो नया ले आएगा बेचने के लिए। तो यहाँ पर कस्टमर को क्या किया सेलर ने और 10 रुपीज लेस करके उसको 80 में सोल्ड कर दिया, क्यों कि 80 रुपीज उसको क्विकली रिसीव हो गए और उसने अपने गुड्स को इमीडिएटली सेल कर दिया। तो रिबेट अलाउड टू द कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड फॉर द सेल ऑफ देयर गुड्स इमीडिएटली, तो इमीडिएटली गुड्स को बेचने के लिए, प्लस कैश प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी कि क्विकली कैश रिसीव करने के लिए जो भी सेलर सेकंड टाइम डिस्काउंट देता है इस पर्पस के लिए फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट का इमीडिएटली सेल देयर गुड्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैश। और इस कैश डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में शो करते हैं। क्या मतलब है इसका, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। ये इलस्ट्रेशन मीन इसमें मैंने इलस्ट्रेशन दिया क्या है, if a seller allow 20% discount for payment within a week, आप शॉपकीपर से लेके आ गए, बोले मैं 2 वीक में पेमेंट कर दूंगा, मुझे गुड्स दे दो, ठीक है। सेलर ने आपको कहा फोन करके काम करो 2 वीक छोड़ो, अगर आप मुझे विदिन अ वीक 1 वीक के अंदर दे दोगे तो मैं आपको 10% 20% और डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब ऑलरेडी उसने लिस्ट प्राइस से लेस करके आपको बेच दिया, आप गुड्स घर लेके आ गए, अब उस अमाउंट में से और को आपको 20% लेस करने का प्रॉमिस करें, एक बार वो लेस कर चुका और दूसरा प्रॉमिस और करें 20% लेस कर देगा, बट अगर आप उसको विदिन अ वीक पेमेंट करो डबल उसने डिस्काउंट दे दिया, एक बार तो आपको लिस्ट प्राइस में से दे दिया और एक बार जो आपका अमाउंट पेमेंट करने वाले उसमें से और उसने ऑफर कर दिया, तो जो सेकंड वाला डिस्काउंट जो 20% को ऑफर कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे कैश। तो ये कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी थी, अभी टर्मिनोलॉजी खत्म नहीं है, बहुत लंबा इसका केस है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका और बाकी है। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी और जितनी भी आपकी जो मैटर्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपके एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी के बुक पे बेस्ड है, सेम सीक्वेंस चल रहा है, हो सकता है कोई वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाए लेकिन इससे कम नहीं होंगे, एक्स्ट्रा भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।